फिर हम वर्किंग सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में इन्वॉल्व हो पाएंगे, वरना इनकम्प्लीट रह जाएगा। अधूरी कहानियां मजा नहीं आता। ठीक है, तो भाई थोड़ी देर एनर्जी आपकी थोड़ी सी हाई रहेगी, कुर्सी की पेटी बांध के रखना। चैप्टर 12 चल रहा है आपका, एलएलपी एक्ट 2008, लेक्चर नंबर 46, बैच DI 12। मैंने कुर्सी लगवाने के लिए बोला था। इसका जो साइज आ रहा है ना, इसमें एंट्री नहीं हो रही, कल भी चेक हुआ था ये। अब इसका कोई दूसरा ऑप्शन, अब उसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन देखा जाए, देख रहा हूं कि अगर वो कुछ सेट करके अगर आ जाए। बाकी मैंने कल भी ट्राई करवाया था। हाँ सही कह रहे हो। फर्स्ट डे हुई थी, फर्स्ट डे कहाँ हुई थी? अच्छा उस वाले में, हाँ सही कह रहे हो। बनाते हैं कुछ ऐसा, बनाते हैं कुछ। नहीं आप लोगों को ना टॉप पे रखा गया है। टॉप पोजीशन आपको दी गई है। ठीक है, तो भाई सेक्शन 39 आपका चल रहा था। एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट। हम पढ़ रहे थे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग का मतलब आपने जाना था सेटलमेंट, राइट। एग्जाम्पल से हमने कनेक्ट किया था और हमने कुछ चीजें देखी थी, सेटलमेंट कैसे कैसे हो सकता है एलएलपी में अगर हमने फाइन पे नहीं किया। लेकिन कुछ चीजें देखी कि उसमें कंडीशंस थी कि सेटलमेंट सिर्फ किसका हो सकता है, ऐसे ऑफेंसेस का जिसमें सिर्फ फाइन ओनली हो, ना कि इंप्रिजनमेंट हो, राइट। तो उसका सबसे पहले वाले का आपने आंसर दिया, सबसे पहला सबसेक्शन, हु विल कंपाउंड, कितना अमाउंट तक? यस, कितना कंपाउंड कर सकता? मैक्सिमम, जितना मिनिमम से कम नहीं कर सकता। जैसे वहां 25,000 5 लाख था, मिनिमम पेनल्टी कितनी? 25। तो 25 से नीचे तो बात नहीं बनेगी कि 15,000 दे के मामला रफा दफा, नहीं, मिनिमम तो देना पड़ेगा। हाँ 45,000 में हो सकता है, जैसे आपको 5 लाख देना था, बीच का हो सकता है, बट मिनिमम से नीचे कंपाउंडिंग नहीं होगी। ये पॉइंट नंबर 1 में बात हुई थी। पॉइंट नंबर 2 आपकी टाइम लिमिट की बात कर रहा था। टाइम लिमिट का मतलब क्या, कि अगर सेम ऑफेंस अगर आपने किए हैं तो रिपीट ऑफेंस नहीं होना चाहिए। कितने साल तक? 3 इयर्स तक। 3 इयर्स के बाद अगर सेम ऑफेंस हुआ तो डीम्ड फर्स्ट ऑफेंस माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? A to Z 2 पॉइंट। अब इसको कंसाइज में कन्वर्ट कर लेंगे लास्ट में। तीसरा पॉइंट था आपका, अब भाई आपकी जो एप्लीकेशन जाएगी कंपाउंडिंग की, सेटलमेंट की जो रिक्वेस्ट जाएगी आपकी, वो फॉरवर्ड कहां कैसे होगी, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है एप्लीकेशन जो कंपाउंडिंग की है, जो आप सेटलमेंट है आपके ऑफेंसेस की, वो कहां जाएगी? एप्लीकेशन फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार। किसके पास जाएगी? आप एप्लीकेशन दोगे रजिस्ट्रार को और वो फॉरवर्ड करेगा सेम टुगेदर विद हिज ओन कमेंट्स देयर ऑन। जो एप्लीकेशन दोगे उसमें फिर रजिस्ट्रार अपने कमेंट्स करके उसको फॉरवर्ड करेगा। किसको करेगा? आरडी को और एनी अदर ऑफिसर एज द केस सेंट्रल में जिसको ऑथराइज करते, जो ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा आपने। यहां पे थर्ड पॉइंट में एप्लीकेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग। इसमें एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर रहा है कौन? किसको कर रहा है? रजिस्ट्रार कर रहा है, और किसको? आरडी को। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है फोर्थ सबसेक्शन में कह रहा है कि वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन वेदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन एनी प्रोसिक्यूशन, इंटीमेशन
shall be given to registrar within a period of 7 days from the date on which offense compounded. offense जब एक बार compromise हो जाए, compound हो जाए, settle हो जाए, तो इस बात की information आप registrar को देना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 7 days. Again objective का question. objective का question है ये कि एक बार अगर compounded हो गया, settlement आपकी हो गई है, तो इस information को किसको intimate करना है? ROC को. कितने दिन के अंदर? 7 days के अंदर. याद रखना, ये objective question बन सकता है यहां से. नेक्स्ट, पता नहीं ऐसे क्यों क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बट देख लेना किसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन रखा होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा. वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन रिलेशन टू सच ऑफेंस. मतलब भैया एक बार जब कंपाउंडेड हो चुका है, सेटलमेंट हो चुकी है, तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन अब नहीं लिया जाएगा आपके ऊपर. समझ में आ रहा है? ये कह रहा है सबसेक्शन 5 कह रहा है एक बार तुम्हारा ऑफेंस कंपाउंडेड हो गया तो अब तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन आगे नहीं, नो फर्दर प्रोसिक्यूशन विल बी हेल्ड. यहां पे कह रहा है कि एक बार कंपाउंडेड हो गया, अब आगे ऊपर आगे कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी. अगर मान लो ये भी तो हो सकता है आप कंपाउंडिंग कराने गए हो और आपके पेंडिंग एक्शन कोर्ट में भी हो, कोर्ट में भी केस चल रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? कह रहा वेयर कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस मेड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन. अब यहां पे कंपाउंडिंग कब हो रही, सेटलमेंट कब हो रहा है? आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन. मतलब प्रोसिक्यूशन चल चुका है, केस फाइल हो चुका है, अब उसको आप सेटल करवा रहे हो, उसके बाद कंपाउंडिंग करना चाह रहे हो. सच कंपाउंडिंग शैल बी ब्रॉट बाय द रजिस्ट्रार इन राइटिंग टू द नोटिस ऑफ कोर्ट. इस बात किसके संज्ञान में लाएगा? कोर्ट के. रजिस्ट्रार किसको बताएगा रिटर्न में? मान लो कोई मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है आपके ऊपर और आप उसको कंपाउंडेड कराना चाह रहे हो, सेटलमेंट करवाना चाह रहे हो, तो ये बात रजिस्ट्रार किसको बताएगा? कोर्ट को. समझ में आ रहा है? जिसकी पेंडिंग है अभी. ऑन सच नोटिस कंपाउंडिंग बीन गिवन ऑफेंडर रिलेशन टू सो कंपाउंडेड डिस्चार्ज. और अगर कंपाउंडेड हो गया तो वहां पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा. फिर फर्दर कोर्ट जो कोर्ट में चल रहा है कोर्स वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज. मतलब जैसे आपके ऊपर केस फाइल हो गया था कोर्ट में, मीनवाइल आपने डिसीजन लिया कि मैं इसको कंपाउंड करा लेता हूं लॉ में. ठीक है, कंपाउंड करा लिया. कंपाउंडेड होने के बाद ये बात कोर्ट को रजिस्ट्रार बता देगा कि ये ऑफेंस कंपाउंड हो गया, तो फिर जो कोर्ट में केस चल रहा है वो क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. अब यहां पे इस पॉइंट में कह रहा है कि रीजनल डायरेक्टर या ऑफिसर, फर्स्ट वाली लाइन, जो ऑथराइज है पर्सन कंपाउंड कराने के लिए, कह रहा while dealing with the proposal for compounding offense by order direct any partner, designated partner, employee of the company or registrar on such payment additional fees as required to be paid under return on account within time as may specified. वो आपसे कोई एडिशनल फीस या पेमेंट मंगा सकता है. कौन मंगा सकता है? रीजनल डायरेक्टर, जो पर्सन ऑथराइज है कंपाउंडिंग में, एडिशनल फीस या मंगवा सकता है आपसे कोई पेमेंट. सबसे लास्ट वाली लाइन है ना, यहां पे सब लोग लिख लेना क्वेश्चन एरिया, और वो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस बेस. ये है किसके बारे में? ध्यान सुन लेना, फिर इसके प्रोविजन पे जाएंगे. सबसेक्शन 8 इस बात सिंपल एक बात कह रहा है कि अगर मान लो तुमने रीजनल डायरेक्टर के कंपाउंडिंग के ऑर्डर को नहीं माना या उसको घुमा रहे हो, ऐसा कोई सिचुएशन बनाया तुमने, तो बी रेडी टू फेस दियर कॉन्सिक्वेंसेस. तुम्हारे ऊपर पेनल्टी कुछ होने वाला है, अभी देखो कितना होने वाला है. कॉन्सिक्वेंसेस कि रीजनल डायरेक्टर की बातों को नहीं माना या ऑफिसर जो ऑथराइज उसकी बात को नहीं माना आपने, तो क्या होगा? कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन. इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो. लॉ कह रहा है, कह रहा है इफ एनी पार्टनर, दूसरा ऑप्शन डेजिग्नेटेड पार्टनर, तीसरा ऑप्शन एम्प्लॉइज, 3 लोग, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और अदर एम्प्लॉइज, हु फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर मेड बाय द डायरेक्टर. किसके ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा है? ये तीनों लोग में से कोई भी ऑर्डर मेड बाय द आरडी और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द सीजी, तो क्या होगा? ये जो आपने फीस वगैरह मंगाई थी, ये सब सेक्शन 7 में ये बताया था, मंगाया था आपसे एडिशनल फीस वगैरह ये सब, अगर आप उसके ऑर्डर को नहीं मान रहे हो तो क्या होगा? लॉ कह रहा है
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन फॉर द ऑफेंस विच वॉज अंडर कंसिडरेशन फॉर रीजनल डायरेक्टर authorized for compounding shall be twice the amount provided in the corresponding section. लो, जैसे वहां पे था 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, और उस ऑफेंस को कंपाउंड कराने गए हो आप, या आपसे एडिशनल फीस मंगाई गई लेट से 25,000, ठीक है, तो अब यहां पे कह रहा है जो एक्ट की लिमिट है उसका डबल पेमेंट कर देना फिर तुम हमें। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? ट्वाइस द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन विच पनिशमेंट ऑफेंस इज प्रोवाइडेड, कि जितना पनिशमेंट ऑफेंस के लिए प्रोवाइड किया गया था उसका जस्ट डबल हमें पेमेंट कर देना आप। कि अगर किसकी बात नहीं मानते हो तो आरडी की, यस, जो अमाउंट अप्रूव किया था उसका डबल पड़ जाएगा जितना उस करस्पॉन्डिंग सेक्शन में दिया गया है। लेट से करस्पॉन्डिंग सेक्शन में दिया गया था 1 लाख रुपीस, तो आप 2 लाख रुपए जमा करवा देना है, वो तो देना पड़ेगा आपको। ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन जिसके लिए आप कंप्रोमाइज कराने जा रहे हो, सेटलमेंट करवाने जा रहे हो, उसकी बात कह रहा है कि अगर उसका वॉयलेशन करते हो तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा एडिशनल, ट्वाइस, डबल। अब बात ये है कि ये जो सबसेक्शन सेक्शन 39 सबसेक्शन 8 टोटल 1 to 8 की जो जर्नी है, अब एज ए स्टूडेंट हमें अपने माइंड में कैसे रखना होगा? बात तो ये है, अभी पेपर में देखो क्वेश्चन, आपने जितने क्वेश्चन देखे, तो आप एक चीज नोटिस करो कि एलएलपी का जो क्वेश्चन आ रहा है, एक केस स्टडी पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक, 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। यहां से क्वेश्चन जो बन सकता है कंपाउंडिंग से, केस बेस्ड भी बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, और ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। मतलब ये कह दूं क्या कि ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर टाइप का सेक्शन। तो अब इसको हमें कैसे रखना है अपने ब्रेन में? तो सबसे पहले कुछ की लाइंस देखो। सबसे पहला वाला जो प्रोविजन है सबसेक्शन 1, वो डेडिकेटेड किसके लिए है? सिंपल अगर मैं बोलूं तो पावर टू कंपाउंड किसके पास है? एक वर्ड में सबसेक्शन 1 धाराशाही हो गया। क्या वर्ड होगा? पावर टू कंपाउंड। साइड में लिखते जाओ, लिखते जाओ भैया। मेमोरी आपकी बहुत तेज है, मैं मानता हूं, मेमोरी तो सबकी तेज है, बट कई बार होता है मेमोरी। पहले में पावर टू कंपाउंड सबसेक्शन 1 में लिख लो, साइड में मार्जिन में लिख लो पावर टू कंपाउंड, अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी कि ये हेडिंग इसकी बनेगी क्या, किस वजह से। पावर टू कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 2 में लिखो, सबसेक्शन 2 में नहीं, सबसेक्शन 2 में आप लिखोगे रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपीटिंग कंपाउंडिंग। रिपीट कंपाउंड भी लिख सकते हो, रिपीट कंपाउंड की रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। कितने साल के अंदर? 3 साल तक, और 3 साल के बाद डीम्ड एज फ्रेश। एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग सबसेक्शन 3, एप्लीकेशन जाएगी, आप उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार किसको भेज देगा? आरडी को, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 4 इंटीमेशन, एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग, एप्लीकेशन किसके पास भेजेगा? फॉरवर्ड करेगा। सबसेक्शन 4 में लिखो इंटीमेशन, इंटीमेशन इंटीमेट करोगे आप 7 दिन के अंदर। सबसेक्शन 5 नो फर्दर प्रोसिक्यूशन। सबसेक्शन 5 है नो फर्दर प्रोसिक्यूशन। कंपाउंड हो गया तो आपके ऊपर आगे कार्यवाही नहीं होगी। सबसेक्शन 5 है नो फर्दर
गर्मी हो गई है अब आजकल लग रहा है। सही कह रहे हो। ऐसा लगा मुझे थोड़ा सा। एनर्जी हाई है ना आप लोगों की। ठीक है, आगे 6। इसमें क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या होगा। यस, नोटिस टू द कोर्ट। समझ में आ रहा है। सबसेक्शन 7। अब सबसेक्शन 7 में क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ, क्या होगा। हाँ लिखो साइड में। एडिशनल पेमेंट ऑफ फीस, एडिशनल फीस, पेमेंट ऑफ फीस, एडिशनल फीस। देख लेना कहीं ठंड के मारा वो ना हो जाए आपको। सबकी अलग अलग। हाँ, बॉडी टेम्परेचर होता है। कोई -8 में भी ऐसे घूम सकता है टी शर्ट में, और कोई वैसे। हर पर्सन का अलग अलग है। लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या हो। फेल्स टू कंप्लाई ऑर्डर ऑफ आरडी, फेल्स टू कंप्लाई ऑर्डर ऑफ आरडी। fails to comply order of RD. This is all about the compounding of offense, one of the major important। हालांकि लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में नहीं आया है, बट फ्यूचर में चांसेस हैं इससे क्वेश्चन डिराइव होने के, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कहानी खत्म हुई इधर की। अब बस कुछ चीजें बची हुई हैं। एक आता है कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी। कई बार ऐसा होता है कि लेट से कोई एलएलपी है, अब एलएलपी ने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक। अब बैंक के लोन को उसने पे ऑफ नहीं कर पाई। लेट से 1 CR का लोन लिया, 60 lakhs वो पे कर सकती, 40 lakhs नहीं पे कर रही है। व्हाट अबाउट इट, अब क्या होगा। कुछ रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कुछ फाइन्स आते हैं, अपने क्रेडिटर से कुछ सेटलमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। वही सारी कहानियां अब इसमें आने वाली हैं। सबसे पहले तो आप कंप्रोमाइज अरेंजमेंट कहते किसे हैं वो लिख लो एक बार। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या होता है पहले ये लिख लो एक बार, क्लैरिटी आ जाएगी और ज्यादा। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, क्या जाना कहाँ है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। सत्या नडेला से पूछा गया था एक बार। सत्या नडेला जानते हो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। क्या देखते हो अपने एम्प्लॉयज में। सत्या नडेला से पूछा गया, कह रहा 2 चीजें, क्लैरिटी एंड एनर्जी। क्या, क्लैरिटी एंड एनर्जी। क्लैरिटी उसको चाहिए क्या, जाना कहाँ है, करना क्या, ये क्लियर होना चाहिए। और एनर्जी वो कर लेगा, दैट्स इट, 2 थिंग। बाकी हम सिखा देंगे, वो बोल रहा था। चलो लिखना शुरू करो। कंप्रोमाइज अरेंजमेंट किसे कहते हैं। थोड़ा जगह लेके लिखना,
स्पेस मतलब यहाँ साइड में मत लिख लेना, थोड़ा सा जगह चाहिए उसके लिए, ध्यान रखना। पीछे लिख सकते हो, कोई अगर नोट्स में इंस्टीट्यूट ने दे रखा है या आपने कोई नोट्स लेके आए हो तो उसमें लिख लेना। इंस्टीट्यूट ने अगर दे रखा है तो उसमें देख लेना कैसे भी कोशिश करके लिखो। कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में कंप्रोमाइज अरेंजमेंट लिखो, रेफर्स टू अ लीगल प्रोसेस। कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट रेफर्स टू अ लीगल प्रोसेस वेयर compromise and arrangement refers to a legal process। लिख लिया? refers to a legal process where an LLP makes an agreement with its creditors, comma, partners, refers to a legal process where LLP makes an agreement with its creditor or partners to settle financial or option structural issues, to settle financial or structural issues in a mutually beneficial way, in a mutually beneficial way। लिख लिया? अब नीचे लिखे, हेडिंग डालें, उसमें लिखे कंप्रोमाइज, 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख लें। ऊपर तो आपने लिखा ना कंप्रोमाइज अरेंजमेंट, इसको ब्रॉड सेंस में बताया गया है। अब स्पेसिफिक सेंस में कंप्रोमाइज क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, दोनों अलग से लिखोगे 2-2 लाइन में। पहली लाइन में लिखो कंप्रोमाइज में, कंप्रोमाइज है क्या, लिखो अ सेटलमेंट वेयर अ पार्टीज agrees to a settlement where parties agree to new terms मतलब conditions, नई शर्तें, नए पॉइंट्स, where settlement, compromise लिखो, a settlement where a parties agree to new terms to avoid disputes or option financial difficulties। अब अरेंजमेंट में देखो क्या होता है, नीचे लिखो अरेंजमेंट, नेक्स्ट उसी में अगला पॉइंट नया है। अरेंजमेंट किसे कहते हैं, लिखो अ स्ट्रक्चर्ड reorganization of the LLP, structured reorganization of LLP such as mergers, comma, debt restructuring, debt कई लोग बोलते हैं ना, हैशटैग डेट, इंडिया है, दोनों चीजें लेके चलना पड़ता है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लिया, कॉमा, डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया, कॉमा लिखो चेंजेस इन पार्टनरशिप, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लिख लो एक सिंपल सा, छोटा सा, इन सब का ओवरऑल का एक एग्जांपल लिख लो। लिखो XYZ, एक बच्चा नाराज हो रहा है मैंने Z नहीं बोला, XYZ, ठीक है। XYZ LLP, ये नाम है LLP का, XYZ LLP
हैज अ टोटल डेट ऑफ रुपीज 50 लाख, XYZ LLP has a total debt of 50 lakhs but is struggling to make payment, due to financial difficulties. क्वेश्चन मार्क कर देना ऐसे। अब ये जो लिखा आपने क्वेश्चन, ये पढ़ लो, ये वाला एग्जांपल XYZ वाला पढ़ो एक बार। कितना डेट था उसका? XYZ एक LLP, उसको 50 लाख का डेट था, अब पेमेंट नहीं कर पा रही है। अब इसका सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन। अब क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन है इसका, लिखो द LLP proposes a compromise to creditor. LLP proposes a compromise to creditor. एक प्रपोजल दिया अपने क्रेडिटर को, बैंक को, और क्या दिया देखो, सुनो, लिखो। पे 30 लाख इमीडिएटली, 50 लाख लेने थे बैंक को, 30 लाख प्रपोजल दिया कंप्रोमाइज का। पे 30 लाख इमीडिएटली and the remaining 20 lakh will be waived off. स्पेलिंग याद रहेगी? ये वाला वेव नहीं, ये होता ना ये करके जो वेव है, ये नहीं। समझ में आ रहा है कौन सा वेव? लॉ वाला, हाँ, भूल जाओ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बस। अब इसमें जितनी बातें आपने लिखी है ना, बुक से कोई लेना देना नहीं है इसका, लॉ से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये अभी मैंने जितनी बातें सिर्फ आपको कंप्रोमाइज अरेंजमेंट वर्ड क्या ये समझाने के लिए मैंने लिखाया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब वो समझ लोगे तो ये लॉ अप्लाई करना आपके लिए इजी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लीगल एंगल से क्रिस्टल क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? कंप्रोमाइज अरेंजमेंट हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप देखो तो ओवरव्यू लेके देखो। सेटल कर रहे हैं भाई, मान लो अपने बैंक को हम पे नहीं कर पा रहे एज एन LLP, तो उसका एक ऑप्शन, एक प्रपोजल दे रहे हैं, कंप्रो भाई इतना इमीडिएटली ले लो, बाकी वेव ऑफ कर दो, या और ऑप्शन कुछ टाइम दे दो। ऐसा होता है ना रियल लाइफ में, तो बहुत होता है। बिजनेस क्लोज डाउन करने से तो बेटर है ये ऑप्शंस। और कई बार बैंक हमें अलाउ भी करते हैं, क्रेडिटर्स अलाउ भी करते हैं, कोई बात नहीं। अब ये लीगल एंगल सेक्शन 16 बताया गया कैसे होगा, किसके किसके बीच में कंप्रोमाइज अरेंजमेंट कैसे कैसे क्या होगा, ये बात हमें देखनी है। कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड किसके बीच में हो सकता है? LLP और क्रेडिटर्स के बीच में, LLP और क्रेडिटर्स के बीच में। एग्जांपल के लिए मैं बैंक लिख दे रहा हूं, हिंट रहेगा आपके पास। LLP और क्रेडिटर्स के बीच में। दूसरा देखो, LLP एंड इट्स पार्टनर्स, किसके किसके बीच में हो सकता है कंप्रोमाइज अरेंजमेंट? भैया LLP और क्रेडिटर्स के बीच में हो सकता है कंप्रोमाइज, LLP और पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है कंप्रोमाइज। ओके, द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन बाय द LLP और एनी क्रेडिटर, ऑप्शन में तीनों लोग एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं, या तो LLP जाए, या क्रेडिटर जाए, या पार्टनर जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि तीनों को ऑप्शन दे रखा है ऊपर, आपने पढ़ के आया अभी, आप तीनों को ऑप्शन दे रखा। कह रहा इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर विच इज बीइंग वाइंड अप, वाइंड अप की सिचुएशन है, द लिक्विडेटर, अगर वाइंड अप हो रहा है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, जो सेल वगैरह करता है एसेट्स वगैरह की सब, और ऑर्डर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और द पार्टनर्स एज द केस मे बी टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड सच मैनर। तो भाई अगर बंद हो रहा है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, सबकी मीटिंग बुलाएगा, सारे क्रेडिटर्स की उनकी मीटिंग लेगा, सब देखेगा क्या है। पहले में तो अभी मीटिंग बुला लिया आपने। एक बार और, सब सेक्शन 1 में कुछ है क्या? 2 क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। किसके बीच में कंप्रोमाइज हो सकता है? LLP एंड क्रेडिटर्स। दूसरा
एलएलपी एंड पार्टनर्स। अगर कंपनी वाइंड अप, एलएलपी वाइंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। अब वो लिक्विडेटर मीटिंग बुलाएगा सबकी। क्या बुलाएगा? मीटिंग बुलाएगा। बुला लिया मीटिंग, सबसेक्शन 1 में मीटिंग बुलाई जा रही है और किसके बीच में होगा ये देखा आपने। दो चीजें साइड लाइन में लिख दो यहाँ, या लिख दो साथ के साथ ही लिख दो, बाद में भूल जाओगे आप। पहले किसके बीच में हो रहा है कंप्रोमाइज? ठीक है, बिटवीन whom? बिटवीन whom? किसके बीच में हो रहा है एल कंप्रोमाइज? ठीक, अगर कोई एलएलपी वाइंड अप हो रही है तो उस केस में लिक्विडेटर आएगा। कौन आएगा? लिक्विडेटर। रोल ऑफ लिक्विडेटर, उसका क्या रोल होगा? मीटिंग बुलाई जाएगी सबकी। ये केस 1 था, इसमें कोई भी चीजें समझने वाली नहीं थी, बस पढ़ने वाली थी बस। यहां पे लिख लेना इंपॉर्टेंट, सबसेक्शन 2 ऐसे, लेकिन क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। और जैसे किसी अटेम्प्ट में उसको रिजल्ट कम करना होगा, तो रिजल्ट जब कम करना होगा तब यहां से क्वेश्चन बनेगा। जैसे किसी अटेम्प्ट में उसका मन किया कि इस बार 10% दे दो, तो उस अटेम्प्ट में नहीं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडवांटेज बताओ एलएलपी के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट आप दोनों तरीके से तैयार रहो, चाहे मॉडरेट पेपर आए, चाहे टफ पेपर आए, चाहे इजी पेपर आए। और मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं, कभी भी पेपर इतिहास में रिकॉर्ड उठा के देख लेना, कभी भी पेपर जब ड्राफ्ट होता है आईसीआई का जो पैटर्न है पीछे, वो पीछे जो आपको दिखता नहीं है, लाइमलाइट मीडियम नहीं आता, वो चीजें पीछे बता रहा हूं आपको। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि पेपर विल बी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, इतने परसेंट पेपर शुड बी वेरी इजी, इतने क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट एंड फ्यू क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट लेवल। दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ पेपर सेटिंग। अब एक बच्चा कह रहा है फिर क्या, अब उसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूट को जब रिजल्ट रोकना होता है या कम रिजल्ट देना होता है, वो पेपर लेंदी कर देता है। क्या कर देता है? लेंदी। आपसे कोई अगर ये बोले कि पेपर लेंदी आता है और उससे पेपर टफ आता है, उसका स्टेटमेंट पार्टली ट्रू है। यस, पार्टली ट्रू, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं टफ, नो डाउट, वो रैंक होल्डर्स के लिए होते हैं या पढ़ने वाले बच्चों के लिए होते हैं जो पढ़ते हैं, बट पूरा पेपर कभी टफ नहीं होता। इस सीक्वेंस से ड्राफ्ट होता है आपका पेपर। हाँ, जब आपका रिजल्ट रोकना होगा या कम बच्चों को पास करना होगा, तो बस एक काम करता है, वही पेपर लेंदी बना देता है। एक बच्चा कह रहा है लॉ में फिर कैसे हो सकता है? लॉ में ऐसा हो सकता है, रीड करते करते टाइम निकल जाए तुम्हारा। अगर मैंने क्वेश्चन बनाया, मान लो क्वेश्चन आया आपका, और उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो केस स्टडी फॉर्म में बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब आपने देखा था एक क्वेश्चन, उसमें कहानी थी फालतू की, अस्पताल में उसको ठीक होने का भी वेट कर रहा था एग्जामिनर। तो ऐसे होते हैं, बाकी पेपर ऐसे इसी स्ट्रक्चर में ड्राफ्ट होता है। हाँ, जब ये ड्राफ्ट होगा तो ये जो मैंने लास्ट वाला लेवल बताया ना, थर्ड वाला चैलेंजिंग लेवल जिसको मैं बोलता हूं, तो ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं, कंपाउंडिंग, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो, बाकी ये मेरी नजर में तो इजी है, और मेरा हमेशा से आदत रही है, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है वो मेरा फेवरेट होता था। जो सबका टॉर्चर है वो मेरा पैशन है। चलो, अब देखते कैसे, अभी बुला तो लिया मीटिंग आपने, अब उस मीटिंग में कितने लोग कंसेंट देंगे। एक बार बताओ, ये डिसीजन लेने के लिए तो सबकी कंसेंट भी तो चाहिए होगी, या ऐसे जाग गई एलएलपी यार, बोल दिया हाँ कंप्रोमाइज करवा लो, हो गया? नहीं नहीं भैया, प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी, किसकी कौन कैसे। ये देखो, कह रहा इफ द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर, if a majority representing 3/4 in value of creditors or the partners, कितना? 3/4 in value, कम से कम, as the case may be at the meeting agreed to compromise or arrangement। objective question, compromise arrangement as per LLP, कम से कम कितने लोगों की कंसेंट चाहिए? 3/4 in value of creditors or partners।
आगे, इफ सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी, बाय द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑल द क्रेडिटर्स, अगर सैंक्शन कर दिया कि चलो ठीक है तुमने ये बोला इस स्ट्रक्चर में पेमेंट करोगे, इतने लाख का अभी कर दे रहे हो इमीडिएटली, बाद में ये स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर लिया, अगर कोर्ट ने उसको सैंक्शन कर दिया, ट्रिब्यूनल ने उसको सैंक्शन कर लिया, तो बाइंडिंग होगा ये क्रेडिटर्स के ऊपर और सारे पार्टनर्स के ऊपर। समझ में आ रहा है? और एलएलपी के ऊपर, और अगर मान लो एलएलपी वाइंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर और कंट्रीब्यूटरीज के ऊपर बाइंडिंग होगा। सिंपल क्वेश्चन कि कम से कम कितने लोगों की कंसेंट चाहिए, 3/4 इन वैल्यू चाहिए, ट्रिब्यूनल में मैटर जाएगा, ट्रिब्यूनल फिर सैंक्शन कर देगा कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ठीक है। और ये ऑर्डर किस पे बाइंडिंग होगा? क्वेश्चन, जितने लोग तो उठाओ उनको, यस, जो पार्टीज पीछे पढ़ के आए हो सबसेक्शन 1 में, वो सब लोगों पे। समझ में आ रहा है क्या? अब आगे इसमें एक लाइन है, प्रोवाइडेड फॉर द नो ऑर्डर ऑफ सैंक्शनिंग एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शैल बी मेड टू द ट्रिब्यूनल। कह रहा है नो ऑर्डर ऑफ सैंक्शनिंग एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल अनलेस, तब तक सैंक्शन का ऑर्डर नहीं देगा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का ट्रिब्यूनल, जब तक ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द एलएलपी एनी other person whom application has been made under subsection 1 disclose to the tribunal by affidavit or otherwise all material facts related to or latest financial position of LLP and pendency of any investigation। simple ये है, कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। क्या कहना चाह रहा है? कानून अंधा होता है, देवा की अदालत अलग है, कानून अंधा होता है लेकिन जज अंधा नहीं होता। यहाँ ट्रिब्यूनल कह रहा है कि इंफॉर्मेशन तब तक सैंक्शन नहीं मानी जाएगी जब तक ये इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं किया। जो इंफॉर्मेशन दिया है एफिडेविट पे देना है। एफिडेविट में देने का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज कन्फेशन कर रहे हो और एफिडेविट पे कर रहे हो, एफिडेविट पे लिख के दे दिया, एक it will become an evidence that is acceptable, legally binding evidence है वो आपके ऊपर। तो पहला, एक तो एफिडेविट देना पड़ेगा आपको, दूसरा जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड सारी बातें देनी पड़ेगी एफिडेविट के रूप में, दूसरा लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा, किसको? ट्रिब्यूनल को। समझ में आ रहा है? और आपकी एलएलपी के अगेंस्ट कोई अगर पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ये बात भी आपको किसको बतानी है? ट्रिब्यूनल को। किसको बतानी है? ट्रिब्यूनल को। तो 3 बातें क्या बता के चलोगे, तब जाके ये वैलिड माना जाएगा ऊपर की बात। पहला, नंबर 1 क्या? एफिडेविट के थ्रू ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशंस। दूसरा, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और फाइनेंशियल, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन। ये 3 बातें आप बताओगे किसको? ट्रिब्यूनल को। तब जाके ये सैंक्शन माना जाएगा। आया समझ में? दोनों को कनेक्ट करो। अब कितने लोग चाहिए ये पता चल गया आपको। ऑर्डर कौन देगा? ट्रिब्यूनल देगा। बाइंडिंग होगा सबके ऊपर, बट ये ऑर्डर इफेक्टिव कब माना जाएगा? ये ऑर्डर तब तक इफेक्टिव नहीं माना जाएगा जब तक कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दे दोगे आप। 3 बातें, एफिडेविट, मटेरियल इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन एंड द लास्ट वन पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशंस। समझ में आ रहा है क्या? साइड लाइन में आप लिखना चाहो तो यहां पे साइड लाइन में सब लोग बना लो, अपने आंसर शीट में, अपने बुक में भी बना लो, कि ताकि आपको बार बार मेहनत करके वो पूरा इतना पेज ना पढ़ना पड़े। ये पढ़ो, यहां पे बनाओ जल्दी से। मैं जब पढ़ता था तो मैं साइड लाइन में ज्यादा, जैसे मेरी बुक थी तो मैं साइड लाइन में भी बना लेता था की पॉइंट्स, तो उससे क्या होता था कई बार हेल्प मिलती थी। जैसे कई बार होता नोट्स खोलने का मन नहीं करता, कभी लिखा हुआ बुक खोलो, तो बुक में ही मैं एक बुक इतनी गंदी करता था कि अगला अटेम्प्ट मेरे को देना ही नहीं पड़ता था। समझ में आया? बुक को इतना गंदा करो कि अगले अटेम्प्ट में पढ़ने की नीड ना हो। बचा के नहीं रखना साफ सुथरा, पहचाने लायक ना बचे ऐसा पढ़ो। साइड में लिख लिया,
व्हाट आर दोज की पॉइंट्स 1 2 एंड 3? 3 कीवर्ड्स हैं, बताओ जल्दी से कौन सा पहला? नो नो नो, थर्ड वाला तो यहां पे इससे रिलेटेड पॉइंट होगा। ए बी सी 3 पॉइंट्स तो यहां होंगे, यहां 1 और 2 पॉइंट क्या है? यस, द कीवर्ड इज कितने लोगों की कंसेंट, 3/4 इन वैल्यू। ठीक है, दूसरा ये डिसीजन बाइंडिंग किस पे होगा? सारे लोग जितने पार्टीज हैं। ये थर्ड में एबीसी पॉइंट क्या है? 3। यस, ये 3 इंफॉर्मेशन दोगे तब जाके सैंक्शन होगा, बाइंडिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया क्या सबको? आ गया नहीं आया? आ गया, आ गया, समझ में आ गया? होश उड़ाने आ गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सबसेक्शन 3, अब आगे बहुत सिंपल, मतलब हो गया काम मेन, जितना मेन था ना हो गया। अब देखो, कह रहा एनी ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2, ये जो पढ़ के आ रहे हो आप कहानी, शैल बी फाइल्ड बाय द एलएलपी विद द रजिस्ट्रार। अब ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया है, ये बात किसको बतानी है? देखो देखो, ऑर्डर आया, ऑर्डर आया, ये बात किसको बतानी है? भैया रजिस्ट्रार को तो बताओगे ना। कितने दिन के अंदर? एक बच्चा पहले से ही बोल रहा है 30 दिन। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 डेज। कुछ नहीं आता पेपर में तो 30 डेज। आफ्टर मेकिंग सच ऑर्डर शैल हैव इफेक्ट ऑन सो फाइल्ड। समझ में आया? साइड में लिख लो, ये क्या है? ये सबसेक्शन 3 का एक कीवर्ड बताओ जिसमें कवर हो जाएगा ये। यस, लिख लो लिख लो, फाइलिंग लिखो, फाइलिंग टू रजिस्टर। मैं नहीं चाहता जब आप दोबारा पढ़ो तो इसमें आपका 3 मिनट से ज्यादा लगे, 3 से 4 मिनट लास्ट, 3 से 4 मिनट लास्ट, उसी में हो जाएगा ब्लास्ट। चलो अब आगे, सुजीत सर इस कंटेंट की किताब। चलो आओ इधर, तारीफ भी करते रहना चाहिए। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 मतलब फाइलिंग बाई आरओसी, अगर इंटीमेट नहीं किया, जो एनसीएलटी का ऑर्डर है उसको उसको आपने इंटीमेट किया, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर को इंटीमेट नहीं किया 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को, तो बी रेडी टू फेस दियर कॉन्सिक्वेंसेज। आ गया। अब देखो कौन कौन, एलएलपी होगा और दूसरा कौन आ रहा है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन हो रहा है? एलएलपी एंड डेजिग्नेटेड। शैल बी लायबल पेनल्टी कितना? 10,000। और कंटिन्यू चल रहा है तो 100 रुपए पर डे लेते रहो। मैक्सिमम 1 लाख फॉर एलएलपी और 50,000 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आया क्या? सबसेक्शन 4 पता चल गया किस लिए है ये पेनल्टी, किस लिए है? हाँ, आपने किसको इंटीमेट नहीं किया? यस, जो एनसीएलटी का जो ऑर्डर था वो 30 दिन के अंदर आपको किसको इंटीमेट करना था? आरओसी को, लेकिन आपने बताना जरूरी नहीं समझा। तो लॉ ने किसको, 2 लोगों को बुलाए, दोनों इधर आ जाओ। ठीक है, एक कौन? एलएलपी, दूसरा कौन? एक बच्चा कह रहा डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों? यस, तो पहले कितना का 10-10 हजार निकाल लो, दोनों लोग, दोनों 10-10 हजार की गड्डी दे दी। उसके बाद फिर क्या, वो कंटिन्यू डिफॉल्ट करे जा रहे हैं। ठीक है, 100 रुपए पर डे बनाते रहो भारत सरकार का। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एलएलपी, एलएलपी के पास बहुत पैसा है तो 1 लाख। रोने लगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, कितना? 50,000। समझ में आ रहा है क्या? चलो अब जनरल क्वेश्चन से 5th पॉइंट, ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम आफ्टर एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू इट अंडर दिस सबसेक्शन स्टे द कमेंसमेंट और द कंटिन्यू एनी सूट और प्रोसीड अगेंस्ट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और सच टर्म थिंग्स फिट अंटिल फाइनल डिस्पोजल। अगर कोई आपने स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है, आपने दे रखा है, तो किसी भी प्रोसीडिंग्स को कमेंसमेंट पे वो स्टे लगा सकता है जब तक कि वो आपकी एप्लीकेशन को क्या ना कर दे, फाइनली डिस्पोज ऑफ ना करे, डिसीजन ना दे दे, तब तक आपकी स्टे लगा सकता है। समझ में आया क्या? तो साइड में इसमें क्या लिखोगे? पहले तो सबसेक्शन 4 में लिख लो एक पॉइंट, और फिर इसमें यहां होगी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ। एक बच्चा कह रहा है डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? निपटारा करना।
और यहां पे क्या होगा, पेनल्टी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 60। ये फ्लो होगा आपका। सबसे पहले आपने जाना कि कंप्रोमाइज अरेंजमेंट क्या होता है, दोनों चीज़ों को जाना। कंप्रोमाइज अरेंजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, दोनों का एग्जाम्पल देखा। उसके बाद फिर आपने लीगल एंगल पे एंट्री मारी सेक्शन 60 में, हाउ द कंप्रोमाइजर अरेंजमेंट विल हैपन। और उसमें सबसे पहले आपने देखा किसके बीच में कंप्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है, 3 लोगों के नाम दिख के आए आपको। उसके बाद फिर आपने देखा रोल ऑफ लिक्विडेटर, ये भी हो गया। अगर वाइंड अप हो रहा तो लिक्विडेटर एंट्री में आएगा, सबको बुलाया जाएगा, मीटिंग बुलाई जाएगी। सबसेक्शन 2 में आपकी कंसेंट ली जा रही है 3/4 इन वैल्यू पर्संस की। उसके बाद सबसेक्शन 2 में ट्रिब्यूनल डिसीजन देगा जो बाइंडिंग होगा सबके ऊपर, लेकिन ये डिसीजन तब एक्सेप्टेबल बाइंडिंग होगा, तब सैंक्शन होगा, ये 3 चीजें चेक करने के बाद। क्या फाइनेंशियल, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताओ, एफिडेविट पे चीजें बताओ, मटेरियल इंफॉर्मेशंस, और लास्ट में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग वो बता दो। ठीक है, उसके बाद अगर ये बात आई है तो आरओसी को इंटीमेट करना है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आरओसी को बता दो। बता दिया, नहीं बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, पेनल्टीज लगेंगी आपके ऊपर, दोनों के ऊपर, मतलब एलएलपी और आपके लोग कंटिन्यू डिफॉल्ट पे। फिर उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर देगा एप्लीकेशन, कौन कर देगा, ट्रिब्यूनल कर देगा डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन। तब तक आपका क्या लगाएगा, स्टे कमेंसमेंट, तब तक स्टे ऑर्डर लगा देगा जब तक कि आपको फाइनली डिस्पोज ऑफ ना कर ले। दैट इज ऑल अबाउट द सेक्शन 60। किसी कोई प्रॉब्लम इस सेक्शन में है क्या, प्रॉब्लम? देखो प्रॉब्लम नहीं है तो 2 बातें होती, या तो सब कुछ आ गया या कुछ नहीं आया। ठीक है, डिस्पोज ऑफ का मुझे इसी बात का तो वो था, निपटाना, निपटा देना। और अगर लॉ का वर्ड में बोलो निस्तारण करना, क्या करना, अरे हाँ ठीक है, फाइनली क्लियर कर देना, डिसीजंस दे देना, अपना ऑर्डर इशू कर देना। समझ में आ गया क्या इतनी बात? आया नहीं आया या गया? आ रहा है ना? 39 भी आ गया ना? 39, एक बच्चा ऐसा देख रहा है जैसे 30 ने कुछ और बोल दिया। 39 में क्या था, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। 60 में क्या था, ये देख लो एक बार, देख लो, नहीं कहोगे सर ने बताया नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, अब आते हैं 61 में, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ट्रिब्यूनल कैसे एनफोर्स करेगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, कैसे ट्रिब्यूनल उसको एनफोर्स करेगा, मतलब इंप्लीमेंट करेगा। वेयर द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 60, पीछे पड़ा हुआ है, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया सबसेक्शन 2 में, सैंक्शनिंग कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी, इट शैल हैव पावर टू सुपरवाइज द कैरिंग आउट द कंप्रोमाइज अरेंजमेंट। उसने ऑर्डर दे दिया, ट्रिब्यूनल के पास अभी भी सेक्शन 61 में कह रहा पावर है कि वो सुपरवाइज करेगा, किस चीज को, जो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट आप कर रहे हो उसको सुपरवाइज करता रहेगा, चेक करता रहेगा कि आप कंटिन्यू कर रहे हो, जो हमने बोला वो ऑर्डर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड मे एट एनी टाइम मेकिंग सच ऑर्डर, at any time thereafter give such direction regard to matter modifications consider necessary for the proper working। कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकता है प्रॉपर वर्किंग के लिए, किसके पास पावर है इसकी, ट्रिब्यूनल के पास। इफ द ट्रिब्यूनल अफोर्स इट satisfied the compromise and arrangement sanction 60, सेक्शन 60 में कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जो उसने सैंक्शन किया है, कैन नॉट बी वर्क सेटिस्फैक्टरी, और ट्रिब्यूनल को लगा कि भैया मैंने तो ऑर्डर दे दिया लेकिन तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, सेटिस्फैक्टली वर्क नहीं हो रहा है, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, इट मे इधर इट्स ओन मोशन और एप्लीकेशन बाय इंटरेस्टेड पर्सन, या तो वो खुद से सुओ मोटो, या तो पर्सन इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी, या जो पर्सन इंटरेस्टेड हो, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, तो क्या होगा, मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग ऑफ एलएलपी। लो, जिस बात का डर था वही हुआ, पहले मौका दिया, सुधर जाओ। कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के लिए ऑर्डर इशू किया, शर्तों के साथ सब कुछ भेजा, लेकिन आपको मॉनिटर सुपरवाइज कर रहा था,
लेकिन आपने प्रॉपर उसको इन्फोर्स नहीं कराया, इंटरेस्टेड पर्सन ने एप्लीकेशन दे दिया किसको, ट्रिब्यूनल को, कि ये एनफोर्स नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो ट्रिब्यूनल के पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, क्या कर दो, वाइंड अप कर दो। समझ में आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें तो कुछ याद करने वाली बात ही नहीं, तो मैं कब कह रहा हूँ याद करने वाली बात है, 61 में हो गया। ये रीड ओनली टाइप का था, क्या था, रीड ओनली, रीड ओनली, ये वाला प्रोविजन रीड ओनली, कुछ था ही नहीं। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये वाला जो पॉइंट है, ये लास्ट वाला, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना, कौन सा वाला, ये वाला। देखो कई बच्चों ने तो पूरा पेज पलट के 2 बार देख लिया, 1 2 3, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको उस लिस्ट में नहीं देखना चाहता, उस लिस्ट में और उन एक्सक्यूजेस की लिस्ट में नहीं देखना चाहता कि जो ये बोले कि ये पॉइंट मैं छोड़ दिया था और पेपर में वही आ गया, और आप पेपर में बोलो क्या, ये दुख खत्म कहीं की नहीं होता, ठीक है। चलो, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि रिस्क मेरी हॉबी है। आ जाओ इधर, ये मेरी हॉबी है, तुम मत बनाना। प्रोविजन फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन अमेलगमेशन ऑफ एलएलपी, रिकंस्ट्रक्शन या अमेलगमेशन अगर करना है किसको, एलएलपी का, तो उसके केस में क्या होगा, जनरल प्रोविजंस। अब देखो, अगर आपने एप्लीकेशन सेक्शन 60 मैंने बहुत डिटेल पढ़ा दिया क्योंकि उसी का रेफरेंस इसमें भी आएगा, सेक्शन 16 याद आ रहे हैं वो 5 बातें, उसी का रेफरेंस यहां भी आएगा। कह रहा वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 60 for the sanctioning of compromise and arrangement proposed between LLP and any such mention in that section and showing that आपने एप्लीकेशन दिया कंप्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए सेक्शन 60 में, और उसके बाद क्या शो हो रहा है, शोइंग टू द ट्रिब्यूनल दैट compromise or arrangement has been proposed in connection with the scheme of reconstruction of LLP or LLP partnerships and amalgamation of 2 or more limited liability partnership। हाथ मिला रहे हैं ना दोनों एलएलपी, मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंडर स्कीम ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, तो भैया जब हाथ मिलाएंगे दोनों प्रॉपर्टी, दोनों मतलब 2 एलएलपी आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी भी तो एक होगी। अब दोनों अमेलगमेंट होना चाह रहे हैं, कर लो, एक ट्रांसफर कहलाएगा, एक ट्रांसफरी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ट्रिब्यूनल में ईदर बाय ऑर्डर सैंक्शनिंग कंप्रोमाइज फॉलोइंग मैटर्स नेमली, इनके लिए प्रोविजंस बनाएगा, क्या क्या, ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होल और पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, वो एसेट्स कौन से उसमें जा रहे हैं, वो सारे डिटेल, कॉन्टिन्यूएशन और अगेंस्ट द ट्रांसफरी लिमिटेड लायबिलिटी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, कोई पेंडिंग जो एप्लीकेशंस है उस एलएलपी के अगेंस्ट उसकी डिटेल, डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ट्रांसफर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जनरल प्रोविजंस। कह रहा है कोई डिसोल्यूशन हुआ है विदाउट वाइंडिंग अप एनी ट्रांसफर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ट्रांसफरर मतलब जो ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रोविजन मेड एनी पर्सन विद इन सच टाइम मैनर एट डायरेक्ट डिसेंट, अगर किसी कोई नाराजगी है, कोई नाराज था कि ये अरेंजमेंट होना ही नहीं चाहिए था या ये अमेलगमेशन होना चाहिए था, उसकी डिटेल, और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इंसिडेंटल देयर टू, वो सारी इंफॉर्मेशंस, जनरल बातें हैं ये सब। अब ये सब पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, compromise arrangement scheme of amalgamation shall be sanctioned by the tribunal unless tribunal has received a report from registrar, tribunal को registrar से report मिलेगी that the affairs of the LLP have not been conducted manner prejudicial to the interest of, मतलब आपको ये रिपोर्ट देने पड़ेगा, किससे रिपोर्ट मिलेगी, रजिस्ट्रार से। ट्रिब्यूनल को ये देगा क्या कि ये जो एलएलपी है ना पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा है, ये क्लियरेंस चाहिए। और उसके बाद provided that no order of dissolution for any transfer LLP shall be made by tribunal unless official liquidator, जब तक कि सब कुछ चेक नहीं जाता, आपकी बुक्स वगैरह चेक नहीं जाती, स्क्रूटनी ऑफ बुक्स एंड पेपर्स, तब तक नहीं होगा। Where an order under this section provide for transfer of any property liability by virtue of order and vest those liability transfer to become the liability, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफरर अगर मर्ज हो रहा है, अमेलगमेट हो रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी उसमें जाएगी।
तो कह रहा फ्री फ्रॉम चार्ज होना चाहिए, चार्ज वगैरह क्रिएट नहीं होना चाहिए, उसकी भी डिटेल देखना है। विद इन 30 days आफ्टर मेकिंग ऑर्डर ऑफ दिस सेक्शन एवरी एलएलपी शेयर रिलेटेड ऑर्डर शेल कॉज सर्टिफाइड कॉपी आरओसी के पास। अमेलगमेट होने की इन्फॉर्मेशन होने के बाद 30 दिन के अंदर किसको इन्फॉर्मेशन देना है, सर्टिफाइड कॉपी इसकी आरओसी को दे देना। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी होगी ये इंटीमेट कर देना आरओसी को 30 दिन के अंदर। और अगर बस ये 2 लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 2 लाइन पे दिल फेंक देना जब आप पढ़ना तो ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक बच्चे की जान में जान आई। आरओसी को अमेलगमेशन जो हो रहा है, सैंक्शन हुआ है, ये कितने दिन में बताना है, 30 दिन। ठीक, और अगर तुमने नहीं बताया तो अगेन यहां भी पेनल्टी है। एक बच्चा कुछ बोलने वाला है, सर सेम सेम लग रहा है सर, आंखें आंखें भर आई। ये सेम पेनल्टी कहां देखी थी अभी आपने, समझ में आ रहा है? सेम टू सेम, शेम शेम नहीं, सेम टू सेम। आया समझ में? 62 में सिंपल था, अमेलगमेशन की बात कर रहा था। अमेलगमेशन के लिए सारी इंफॉर्मेशन, रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन 60 में जो एप्लीकेशन की उसके हिसाब से चलेगा। बस 2 बातें याद रखना, आरओसी को 30 दिन बताएगा और सेम टू सेम पेनल्टी जो पीछे पड़ के आए। याद आ रहा है? 10,000 प्लस 100 रुपए पर डे, 1 लाख, उधर 50,000, सेम टू सेम। इस तरह से आपकी एलएलपी शुरू होती है। हाँ, कई बच्चे तुम्हें बहुत गुस्से से देख रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, पहले मैं देख लेता हूं ना, आपको दिखा भी देता हूं। सेक्शन 58, ये कह रहे हो ना आप? हाँ, है क्या ये? ठीक है, कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? फॉरेन एलएलपी, कल पढ़ेंगे इसको, कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। अच्छा, फॉरेन एलएलपी देख लो एक बार, है तो क्या? कल पढ़ोगे क्या? देखो, नहीं नहीं, आप सब लोग पढ़ लो, 1 मिनट। 58 कल पढ़ेंगे, एक बार बस मेरे कहने से इसको देख लो, इसमें है क्या पढ़ने लायक। मैं इधर ऐसे देख रहा हूं, तब तक देख लो एक बार, देख लो इसमें क्या है। फॉरेन एलएलपी की बात कर रहा है, क्या कह रहा है ये? पहले तो बता दो, फॉरेन एलएलपी डेफिनेशन कितने लोगों को याद है? याद है? क्लास में आए होगे तो याद रहेगा। आ जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर रिलेटेड एस्टेब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस एलएलपी कैरिंग ऑन बिजनेस। ओहो ओहो हो, इसमें क्या था? सेक्शन 50 समझ में आ रहा है? ये किसमें था? 59 में। क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन एलएलपीज के लिए कुछ रूल्स बना सकती है। क्या ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसा? ठीक है, जैसे आपका कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब रूल्स बना रखे हैं, स्पेशली चैप्टर वेल जो फॉरेन कंपनीज आपने पढ़ा था, सेम ऐसे फॉरेन एलएलपी के लिए भी बना सकती। दैट्स इट। बाकी 58 कल इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये जाके आज रिवाइज कर लेना एकदम तगड़े तरीके से, बढ़िया तरीके से। मतलब कोई क्वेश्चन कहीं से भी हो, देखते ही आंसर अलर्ट करके आना, पूरा पढ़ के। आज रात भर, रात छोटी पड़ जानी चाहिए, आज रिवाइज कर लेना, जो हो, छुट्टी हो चाहे जो हो, रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से आज पूरा एलएलपी। करोगे पक्का ना? इसीलिए आपको जल्दी छोड़ रहा हूं। हाँ, 6 बजे भी तो छोड़ सकता हूं, अभी 5 बजे आपको इसीलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप घर जाके आराम से थोड़ी देर रिलैक्स कर पाओ, और फिर उसके बाद 10 बजे से लेके बैठो 2 घंटे बस। 1 घंटे लो, कुछ नहीं होगा, 2 घंटे देना पड़ेगा तब रिवाइज होगा पूरा। करो अच्छे से। वेलकम वेलकम। नमस्कार।